बस ब्रेक आ गया। अब आप जो है वो जितना रहना चाह रहे हैं सही है। बाकी ये है कि अच्छी बात है कि 704 और 501 वाले कुछ कुछ हैं तो अच्छी बात है और नज़र भी आ रहा है। लेकिन ये है कि इसको भी हम कंटिन्यू करते हैं। वैसे आ रहे हैं लोग, ऐसी बात नहीं है कि आ नहीं रहे, आ रहे हैं। लेकिन अब जो इसको कंटिन्यू करते हैं, जितना जो आएगा वो सही है। ज़रा इन हो जाएगा, बात समझ भी देगा। पहले शुरू करते हैं। तो ये यूनिट टेस्ट के अंदर जो इम्पोर्टेंट फैक्टर होते हैं, पहली बात तो ये कि इंटरफेस को देखते हैं हम। इंटरफेस जो है वो हमारे पास यूजर इंटरफेस, ठीक है, उसको देखते हैं। लोकल डेटा स्ट्रक्चर को देखते हैं। ये आपके पास सारे वेरिएबल्स हो सकते हैं जो कि उसमें यूज हो रहे होते हैं सब, ठीक। और अगर आपकी क्लास है तो फिर क्लासेस हो सकती हैं। और मेन में जो हम उसके ऑब्जेक्ट बना रहे होते हैं वो, ठीक है, इस चीज़ के हवाले से देखा जाता है। फिर है हमारे पास बाउंड्री कंडीशन। अच्छा, ये जरा गौर से सुनो। बाउंड्री कंडीशन, बाउंड्री कंडीशन ये होती है, फॉर एग्जांपल हमने जो है वो एक कम्बो बॉक्स बनाया है और हमारे पास जो एम्प्लॉय का जो है सिर्फ 3 सिटी से आ रहे हैं, या हम कस्टमर ऐसी एप्लीकेशन बनाई है कि हम जो है, हम जो है वो ये चाह रहे हैं कि तीन जो है वो सिटी से, एक मिनट सॉरी, जवाब दे दो। तो फॉर एग्जाम्पल 3 सिटीज से आ रहे हैं ना, कराची, लाहौर और इस्लामाबाद से आ रहे हैं। तो अब अगर हम ये चाह रहे हैं कि वो रिस्ट्रिक्टेड रहें, तो हम क्या करेंगे, कॉम्बो बॉक्स में ये 3 वैल्यूज दे देंगे। तो अब कोई जो है आपके सिस्टम के अंदर चौथा सिटी इनपुट ही नहीं कर सकेगा। तो इस चीज़ को जो है वो हम बाउंड्री कंडीशंस कहते हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो वो रेंज आती है, एक्चुअली रेंज, फॉर एग्जांपल आप जो है वो एक सैलरी रेंज डिफाइन कर रहे हैं कि हमारे जो इस डेजिग्नेशन का एम्प्लॉय, उसकी सैलरी इस रेंज के बिटवीन हो सकती है। तो अगर इससे ज़्यादा रेंज हो तो आपका सिस्टम ही जो है वो उसको मीन्स रिजेक्ट कर दे। तो इस इसलिए जो है वो हमारे पास ये सिलसिले हो रहे हैं, ठीक है। तो बाउंड्री कंडीशन जो है वो बाउंड्री वैल्यूज, इसको जो हम चेक करते हैं इसके थ्रू। ये हमारे पास बाउंड्री वैल्यूज हो गई। इसकी एग्जांपल दे दी है मैंने आपको। डेट वाइज भी आ सकती है, मिसाल के तौर पे आप पर्टिकुलर ईयर के हवाले से इनपुट चाह रहे हो तो आप उसको रिस्ट्रिक्ट कर दें कि कोई और वो ईयर जो इनपुट नहीं दे सके। तो ये कंडीशन जो है ये क्योंकि रिक्वायरमेंट में होगी तो फिर वो आपने चेक करना होगी। तो क्योंकि हम टेस्टिंग कर रहे हैं तो ये टेस्टिंग के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। ये बाउंड्री कंडीशन हो गई। लोकल डेटा स्ट्रक्चर में सारे वेरिएबल्स हो गए, सारी क्लासेस हो गई। इंटरफेस में जीयूआई हो गया कि कौन कौन से बटन्स हैं, जो सारे बटन्स हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं या नहीं है, ठीक है ना। तो उस हवाले से जो है ना बात है। अच्छा, अभी मेरी तरफ से, अब मेरे ख्याल में अगर 704 वाले फ्री हैं और 501 वाले फ्री हैं तो अच्छी बात है। इनके तो मैं चाह ही रहा हूँ कि क्लास लूँ। मैक्सिमम कोशिश करेंगे हम ये एंड कर दें, ज़्यादा स्लाइड नहीं अभी बची। तो और ज़रा कम कम भी है इसके ऊपर जो डिस्क्रिप्शन है। अच्छा, इंडिपेंडेंट पाथ कौन से? इंडिपेंडेंट पाथ वो हो गए, 2 पाथ होते हैं यहाँ पे। डिपेंडेंट पाथ वो होते हैं जिसमें इफ देन एज वगैरह होता है या लूप्स होते हैं। और इंडिपेंडेंट पाथ वो होते हैं जो बिल्कुल मतलब सीक्वेंस में होते हैं, जैसे मेन के अंदर लाइन बाय लाइन। तो इंडिपेंडेंट पाथ की आप चेकिंग कर लीजिए इसके अंदर। और साथ में जो है वो आप एरर हैंडलिंग, सही, एरर हैंडलिंग पाथ कौन से होती है जहाँ हम एक्सेप्शंस वगैरह डिफाइन करते हैं इफ देन एज के थ्रू। तो ठीक है, और वो एक्सेप्शन का itself भी सिंटेक्स होती है जिसमें आप बोलते थे कि थ्रू एक्सेप्शंस, उसके थ्रू भी आप जो है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो यूनिट टेस्टिंग में इन चीज़ों की हमें ख्याल करना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, ड्राइवर और मॉड्यूल किसको कहते हैं? तो जो अभी मैंने पिक्चर बताई थी ना, अभी जो अभी आप लोगों को दिखाई थी ये वाली, ठीक है ना। हाँ, ये चलिए। तो ड्राइवर और मॉड्यूल का भी मैं आपको बता देता हूँ किस चीज़ को। देखिए, ड्राइवर किसको कहेंगे हमेशा, क्योंकि हम कॉल जो है वो कर रहे होते हैं, मेन से कॉल कर रहे होते हैं ना, ये मेन से कॉल कर रहे होते हैं। तो इसको हम कहते हैं ड्राइवर, ठीक है। मेन से हम कॉल कर रहे हैं तो इसको हम कह रहे होते हैं ड्राइवर, क्योंकि ये आपके पास कॉलिंग कॉलिंग करता है सबको ना। अच्छा, मॉड्यूल और स्टब, मॉड्यूल किस चीज़ को कहते हैं आपके पास, ये इसके अंदर जो है वो फंक्शन है, ठीक है। ये जो फंक्शन है, फंक्शन एक हो, लेकिन अब स्टब क्या कहलाएगा, फंक्शन, ये 2 वाला।
क्योंकि इससे हमने इसको कॉल किया। देखिए मेन जो है वो ड्राइवर हो गया, ये स्टब हो गया, और ये सब स्टब हो गया, ठीक है। तो यही चीज जो है इसके अंदर जो है वो हमने डिफाइन की कि ये जो है पहले ड्राइवर है, फिर ये मॉड्यूल है जिस फंक्शन को हम काम कर रहे हैं, और इसके पास स्टब है। तो करते ही है कि हम पहले जो है ना वो मेन के अंदर सारी टेस्टिंग कर लेते हैं, यूनिट टेस्टिंग। उसके बाद जो है उसके मॉड्यूल्स के अंदर टेस्टिंग कर रहे होते हैं, और उसके बाद अगर हम किसी फंक्शन को कॉल कर रहे होते हैं तो उसकी टेस्टिंग कर लेते हैं। लेकिन जाहिर बात है हम जब तक ये कंप्लीट नहीं करते, मतलब ये इधर हम लिखे हैं मेन लिखे हैं, उसके अंदर हम कॉल करें F1 को, सही है, तो F1 ये वाला हो गया। फिर उसके बाद इससे कॉल करें हम F2, तो F2, तो एटलीस्ट कंपाइलर तो बोलेगा ना कि आप लिख के दें। तो हम करते ये हैं कि इसके अंदर सिर्फ फंक्शन नेम वगैरह लिख देते हैं और वहाँ पे कमेंट्स वगैरह लगा देते हैं कि इसको हम जो है टेस्ट करेंगे। तो फिर हम जो है जब इसको कम्प्लीटली टेस्ट कर लेते हैं, या ये हमारी ये अप्रोच होती है, ये जो ऊपर से हम टेस्ट कर रहे होते हैं ये कहलाती है टॉप टू बॉटम अप्रोच। अगर आप ऊपर से और नीचे से टेस्टिंग कर रहे हैं तो कहलाती है बॉटम टू टॉप टॉप अप्रोच। तो कोई भी चीज़ जो है हम इसमें टेस्ट कर सकते हैं। इंटरफेस हो गया, यानी कि GUI टेस्ट हो गया, डेटा स्ट्रक्चर हो गए, वेरिएबल्स हो गए या एरेज हो गए वो, और क्लासेस हो गई। बाउंड्री कंडीशन क्या हो गई कि एक रेंज, सही है, उस रेंज से ना हम ज्यादा देंगे ना कम देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल किसी की सैलरी है। इंडिपेंडेंट पाथ कौन से हो गए, वो वाले जो बगैर इफ और बगैर लूप के होते हैं। और एरर हैंडलिंग पाथ कौन से हो गए, वो वाले हो गए जो कि हमारे पास जिसमें इफ देन एल्स वगैरह होता है। तो ये यूनिट टेस्टिंग हुई। अब देखें इंटीग्रेशन टेस्ट में इन्होंने ज्यादा नहीं दिया हुआ, लेकिन आपको ये बताया है इसके अंदर कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है ना। तो देखें सिंपल सी बात ये कह रही है, बिग बिग बैंग अप्रोच। क्या कर रहे हैं कि ये एक इंटीग्रेट करा, सही है, एक फंक्शन करा, फॉर एग्जांपल ये मेन था, एक इंटीग्रेट करके देखा, फिर दूसरा इंटीग्रेट करा फंक्शन, फिर तीसरा, या क्लासेस इंटीग्रेट करेंगे। ये आपके पास जो मेन है, मेन के बाद जो है उसके बाद जो भी क्लासेस हैं वो सारी क्लासेस आप ऐड करते गए, और मेन में जो उसको टेस्ट करते रहे कि ये जो इंटीग्रेशन इनकी होने के बाद जो है वो टेस्ट हो रही है या नहीं हो रही। तो ये वाली टेस्ट जो है ना, देखो नाम लिखा हुआ आ रहा है, जो ये जो है पेंसिल वगैरह यूज कर रहा है ना, तो इसमें नाम लिखा हुआ आता है, जैसे अभी आया था सलमान सफदर का। तो ये अभी यूज ना करें, अजीब सा लग रहेगा है। या फिर मैं आपको चांस देता हूँ कोई खूबसूरत सी ड्राइंग बनाने का, फिर वो एक आधा बात चली जाएगी, और टाइम है नहीं, सही है। इसलिए जरा और से सुने। तो इसको हम इंक्रीमेंटल कंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजी भी कहते हैं। मतलब ये कि एक आपने पहले जो टेस्टिंग कर ली, उसके बाद आपने इससे इंटीग्रेट करके देखा, उसके बाद ये टेस्टिंग कर ली, फिर आपने, फिर जब ये सब हो जाएंगी तो फिर सब आप चला के देखेंगे। तो मे भी पॉसिबल कि इसको इंटीग्रेट करने की वजह से जो है वो इसमें मसले आने लगे, या इसको इंटीग्रेट करने की वजह से जो इसमें मसले आने लगे। तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग जो है वो हमारे पास नई एरर सामने लेके आती है, यानी कि ये टेस्टिंग हम कर रहे होते हैं तो वो एरर जो है वो हम रिमूव करते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो यूनिट टेस्ट के बाद इंटीग्रेशन टेस्टिंग होती है। इसके अंदर जो है वो आप, ये जैसे आपके पास ये मॉड्यूल है, बल्कि इसको यहाँ से कर लेते हैं। ये इंटीग्रेशन, जो इंटीग्रेशन टेस्टिंग है वो कैसे, ये मेन है, ये उसके फंक्शन है, तीन फंक्शन डिफाइन किए, उसके जो और मजीद फंक्शन है, सही, इस फंक्शन से इस फंक्शन को कॉल करें, इस फंक्शन से। तो जब यूनिट टेस्टिंग हो रही होगी तो हम इसको इंडिविजुअल टेस्ट करेंगे, इसको इंडिविजुअल टेस्ट करेंगे, इस फंक्शन को, ये क्लास को इंडिविजुअल टेस्ट करेंगे। अच्छा, इनमें दो बातें हो सकती हैं, या तो अभी अगर आप स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग यूज कर रहे हैं तो फंक्शन की बात कर रहे हैं, और अगर जो है वो हम बात इसकी कर रहे हैं क्लासेस यूज कर रहे हैं तो हम क्लासेस को जो इंटीग्रेट करते रहेंगे। तो ये जो है क्योंकि हम टॉप से शुरू करते हैं, यदि मेन से शुरू करते हैं, उसके बाद उसके अंडर वाले जितने फंक्शन होते हैं उसको कॉल कर रहे होते हैं, तो इसको कहते हैं टॉप डाउन इंटीग्रेशन, ठीक है। तो टॉप मॉड्यूल जो वो सबसे पहले होता है, उसके बाद ये स्टब स्टब इसको कहते हैं, इसके अंडर जो जितने भी फंक्शन आते हैं उसको स्टेप्स कहते हैं, सही। और जो टेस्ट होते चले जाएगा उसको जो है, अच्छा रिप्लेस यहाँ क्यों कहा जा रहा है, रिप्लेस इसलिए कहा जा रहा है, स्टार्ट में हम क्या करते हैं डमी फंक्शन बना के, यानी उसका नाम वगैरह तो पूरा लिख देते हैं, लेकिन उसका डमी कोड रख देते हैं। फिर जब हम ओरिजिनल कोड रख के उसको टेस्ट कर रहे होते हैं, जाहिर बात है आप देखें, आपको इतनी प्रोग्रामिंग आती है कि बगैर मेन के जब तक हम कॉल करके नहीं देखेंगे तो नहीं होगा। तो शुरू में उसको स्ट्रक्चर पूरा करने के लिए अगर आप डमी कोड भी लिख रहे हैं, उसमें कुछ भी नहीं लिखें, सिर्फ ये लिख दें कि कंसोल डॉट राइट लाइन उस फंक्शन का नाम, तो भी जो है हमारा काम तो चल जाएगा। फिर एक्चुअल जो कोड है उससे रिप्लेस करते हैं, ठीक है। तो जैसे ही जो है आपके पास नए आपके पास आते रहते हैं मॉड्यूल्स, उसको आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, सही है? और कुछ जो है टेस्ट को रिटर्न करते हैं।
तो कभी कभी जो है उसमें भी एरर हो जाती है कि यार कोई नया आपने फंक्शन करा है, तो उसकी वजह से जो है उसको जो है वो हम रिग्रेशन टेस्टिंग कहते हैं। सही है। रिग्रेशन टेस्टिंग इन जनरल मैं बता देता हूँ कि क्या होती है कि अभी आपने ना इसको टेस्ट करा और इसको टेस्ट करा, सही है, उसके बाद इसको टेस्ट करा, लेकिन जब जो है वो, जब इन सबको जो है आपने टेस्ट कर लिया, तो टेस्ट करने के बाद जो है वो, इन सबको जब आपने टेस्ट कर लिया, तो टेस्ट करने के बाद जो है वो पता चला जैसे ही हमने इसको इंटीग्रेट करा तो इसमें कोई एरर आ गया। तो फिर उसके बाद हमने क्या करा, इसका एरर जो है वो रिमूव करा, ठीक है, इसको थोड़ा सा चेंज करा, अब इसका एरर चला गया। लेकिन इसके इंटीग्रेशन के वक्त जो है वो, जब हमने इसको इंटीग्रेट करा तो इसमें भी कुछ एरर आ गया। तो कभी कभी हमें ऐसा होता है कि ये सब मॉड्यूल जब हम कर रहे होते हैं तो हमें जो है वो री रन या रीटेस्ट करना पड़ता है। तो उसको रीटेस्ट को करते हैं जब एरर दोबारा अपेयर हो जाती है, गौर से सुनना, जब हम रीरन करते हैं, सही है, रीटेस्ट करते हैं, उसको हम कहते हैं रिग्रेशन टेस्टिंग। यानी आपने सब कुछ टेस्ट कर लिया, सब कुछ कर रहा था, इंटीग्रेशन कर ली, अगर अब आपके पास कोई चेंज आपने एक में की है बाद में किसी रिक्वायरमेंट की वजह से, तो पता चला उसकी वजह से जो है ना आपको कहीं एरर आए या ना आए, लेकिन उसके बाद दोबारा आपको इंटीग्रेशन टेस्टिंग तो करना पड़ेगी। ऐसा ना हो कि नए कोई कोड ऐड करने की वजह से जो ओवरऑल में फर्क पड़ गया हो, तो उसको कहते हैं रिग्रेशन टेस्टिंग। तो रिग्रेशन टेस्टिंग रीटेस्टिंग को कहते हैं, ठीक है। जब आप इंटीग्रेट करते हैं और कोई चेंज करते हैं, तो उस चेंज की वजह से अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो। अच्छा, बॉटम अप इंटीग्रेशन जो है, बॉटम अप इंटीग्रेशन के अंदर देखेंगे ऊपर से जो है A B F G, ये आपको डिफाइन कर रहा है। तो ये हम नॉर्मली क्या करते हैं कि इसका जो क्लस्टर जो है वो डिफाइन, इसका जो है वो क्लस्टर डिफाइन कर लेते हैं, सही है। क्लस्टर जो है वो डिफाइन कर देते हैं। क्लस्टर का क्या मतलब है, एक छोटा सा पार्ट डिफाइन कर लिया। अब देखिए इसमें बॉटम में क्या होगा, पहले आज जो है हम बॉटम ही से स्टार्ट करेंगे। पहले इसको सबसे जो लोएस्ट लेवल के ऊपर होगा, जैसे हमने ट्री पढ़ा था, तो उसके अंदर लोएस्ट उसको टेस्ट करेंगे। फिर जो हम इसको करेंगे, सही है। फिर जब आपके पास ये हो गया, तो उसके बाद इससे ऊपर वाले को टेस्ट करेंगे, यानी इसके पैटर्न को करेंगे, ठीक है। जब ये टेस्ट होगा तो फिर आप इसके पैटर्न को टेस्ट करेंगे, सही है। उसके बाद इसी लेवल के ऊपर आप जो है ना, क्योंकि बॉटम से चल रहे हैं, इसको करेंगे, इसको करेंगे, फिर आप जो है वो इसको करेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली इंटीग्रेशन हो गई अगेन। लेकिन अभी किस अप्रोच से हुई है, ये हुई है बॉटम अप इंटीग्रेशन, तो ये जरा सा डिफरेंट आ रहा है। अच्छा, सैंडविच जो टेस्टिंग होती है उसमें हम क्या करते हैं कि दोनों एक साथ कर रहे होते हैं, यानी ये आपकी मर्जी है कि कहीं से भी आप टेस्ट कर सकते हैं। आप जो है उसके अंदर कम्बिनेशन यूज करते हैं, टॉप मॉड्यूल्स जो है उसको भी टेस्ट करते हैं स्टेप के साथ, सही है। स्टब इसके अंदर वाले जो है ना, स्टब जो अभी मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि फंक्शन के अंदर जो सब फंक्शन होता है उसको हम स्टब करते हैं, तो वो भी आप टेस्ट कर रहे होते हैं। और अगर आप चाहते हैं तो उसके अंदर आप बॉटम, यानी जब हम कम्बिनेशन यूज कर रहे होते हैं, सही है, तो उस कम्बिनेशन को हम कहते हैं सैंडविच टेस्टिंग, ठीक है। इसमें दो है, दोनों टाइप की अप्रोचेस यूज करते हैं, टॉप वाली भी और बॉटम वाली भी। अच्छा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो टेस्टिंग है, इसके अंदर हमारे पास ये मैंने कुछ हाइड की थी, शायद वो आ गई है, लेकिन मैं आपको ऐसी जनरली बता देता हूँ। इसके अंदर ना जो हमारी इम्पोर्टेंट है स्लाइड, ये सही, इसके ऊपर आ जाते हैं। क्लास टेस्टिंग इज द इक्विवेलेंट ऑफ यूनिट टेस्टिंग, ठीक है। एक बात तो याद रखें, जैसे उसमें हमने यूनिट टेस्टिंग की थी, तो क्लास टेस्टिंग, तो ये जो है एक तरीके से इक्वल है, सही। ऑपरेशन विद इन द क्लास आर टेस्टेड, इसमें ऑपरेशन टेस्ट होंगे। ऑपरेशन किसको कहते हैं, मेथड्स को कहते हैं, तो वो आपके पास टेस्ट होंगे, सही है। ऑपरेशन उसके साथ जो है, जो भी उसका बिहेवियर क्लास का है ना, वो भी इसके अंदर जो टेस्ट होगा। तो ये तमाम चीज़ इसके अंदर टेस्ट होती हैं, जबकि ये चीज़ हमारे पास जब हम यूनिट टेस्टिंग कर रहे थे, यानी कि उसके अंदर हम सीधी सिंपल फंक्शंस की कर रहे थे, इसमें क्लास, उसके बिहेवियर और उसके एट्रीब्यूट्स सब की कर, सही है। अच्छा, इसके अंदर भी तीन अप्रोच होती हैं, इंटीग्रेटेड एप्लीकेशन फ्रॉम डिफरेंट, जो तीन टाइप्स हैं वो थ्रेड बेस्ड टेस्टिंग, सही है। तो इसके अंदर जो है वो आपके पास मतलब ये है कि आप उन उन क्लासेस को जो है वो आप एक क्लस्टर बना लेते हैं या ग्रुप बना लेते हैं, जो कि रिस्पॉन्स करती है वन इनपुट्स या इवेंट्स को। तो इसके अंदर जो है वो थ्रेड बेस्ड टेस्टिंग, इसको कहा ही इसीलिए जा रहा है कि ये जो है कोई इवेंट फायर करती हैं या आपके पास जो जिसके थ्रू जो है वो इनपुट हो रही होती है, सही है। अच्छा, यूज बेस्ड टेस्टिंग क्या होती है कि आपने जैसे ये फॉर एग्जांपल यूज केस डायग्राम वगैरह उसके अंदर बनाई है, तो ये सेट ऑफ क्लासेस रिक्वायर्ड टू रिस्पॉन्स टू वन यूज केस। अब इसमें देखें यूज केस में हमें जैसे हम डायग्राम बनाते हैं,
तो उसमें हमारे पास ये होता है कि मल्टीपल एक्टर्स होते हैं, सही है, इवेंट्स हो रहे होते हैं। उसके अंदर जाहिर बात है एक क्लास का काम नहीं होता, उसके अंदर मल्टीपल क्लास का काम होता है। तो हम यूज बेस्ड टेस्टिंग इस तरीके से करते हैं कि जो उस यूज केस के अंदर जो जो भी क्लासेस यूज हुई, मतलब यूज हुई होती हैं, उन सबको कंबाइन करके फिर उनको इंटीग्रेट करते हैं और फिर उसकी जो है एक टेस्टिंग जो है वो करते हैं। और क्लस्टर टेस्टिंग जो है वो आपके पास डिपेंड ये करता है कि आपके जो क्लासेस के दरमियान जो मैसेज पासिंग है, या एक क्लास जब दूसरी क्लास को जो है वो कोई चीज़ पास कर रही है, और जिनकी फंक्शनलिटी जो है वो डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर, तो वो चीज़ जो है वो, फॉर एग्जांपल, इसकी एग्जांपल अकाउंटिंग सिस्टम एक नॉर्मली जो आप लोग बनाते हैं, उसमें एक विदड्रॉ का मेथड होता है, वो क्या रिटर्न करता है कि कितना विदड्रॉ करा, लेकिन देखें एक्चुअल जो चेंज आ रही होती है वो उसके अंदर बैलेंस में आ रही होती है। फिर जो है एक विदड्रॉ के अलावा एक जो होता है वो डिपॉजिट का होता है, तो वो आपके पास जो है डिपॉजिट कर रहा होता है। लेकिन इन द एंड ये जो है, तो ये इस किस्म की जब क्लासेस वगैरह यूज कर रहे होते हैं आप, जिसके अंदर एक दूसरे के साथ जो कोलिब्रेशन हो, मीन्स ये कि एक दूसरे के अंदर डेटा पास हो रहा हो, उसको हम एक क्लस्टर बना लेते हैं, तो उसके बेस के ऊपर जो है वो टेस्टिंग की जाती होती है। अच्छा, स्मोक टेस्टिंग जो है अप्रोच, ये हमारे पास इसको हम कहते हैं बिल्ड। अगर आपने देखो तो विजुअल स्टूडियो के अंदर जो है एक बिल्ड का ऑप्शन होता है, सही है। तो ये होता है कि जब जहां तक हमने प्रोजेक्ट बना लिया, तो हम उस वक्त तक के जितने ये कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, उसको एक बिल्ड के अंदर कन्वर्ट करते हैं। अब बिल्ड में नॉर्मली क्या होता है, बिल्ड ऑटोमेटिकली इंक्लूड कर लेता है जितने भी आपके प्रोजेक्ट में डेटा फाइल्स होती हैं, लाइब्रेरीज होती हैं, या आपके पास जो भी मॉड्यूल यूज हो रहे होते हैं, ठीक है, उसको एक जो है वो कंपोनेंट के अंदर कन्वर्ट कर देता है। नॉर्मली हम इसको जो नाम देते हैं, आपने देखा होगा कि कंसोल एप्लीकेशन वन का नाम देते हैं जब ये बाय डिफॉल्ट दे रहा होता है, वरना हम उसको रीनेम कर देते हैं। लेकिन फिर हम उसके अंदर जो बिल्ड का ऑप्शन होता है विजुअल स्टूडियो में, उसके साथ ही जो है वो रीबिल्ड का भी ऑप्शन होता है। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं, बिल्ड और रीबिल्ड, तो ये एक्चुअली इसको कहते हैं स्मोक टेस्टिंग। इसके अंदर इसको इसलिए कहा जाता है कि ये हम जो है वो कंबाइन कर लेते हैं बहुत सारी चीज़ें इसमें। जैसे आपको पता है डेटा फाइल भी हो रही है, जो उसमें लाइब्रेरी हो रही है वो भी हो रही है, उसकी जो क्लासेस है वो भी यूज हो रही है, ठीक है। तो ये भी हमारे पास हेल्पफुल होता है, और हम इसको नॉर्मली ये बोलते हैं बिल्ड वन, फिर उसके बाद हम इसको बोलते हैं बिल्ड टू। तो ये जो अप्रोच है, ये वर्जन वाइज अप्रोच, आप इसको मतलब उसके उससे कंपेयर कर सकते हैं, सही है। अच्छा, नॉर्मली सॉफ्टवेयर हाउस में क्या होता है कि जहां तक काम हो गया उसका एक बिल्ड बना लिया, क्योंकि ये विजुअल स्टूडियो रिकॉर्ड भी रखता है ना, तो हमारे पास जो है, और वो टीम में शेयर भी होता है। तो इसमें ये है कि विजुअल स्टूडियो में ये भी ऑप्शन होता है कि आप टीम वर्क कर रहे हैं, तो वो आप अपना जहाँ तक काम है या बिल्ड अपनी शेयर कर देंगे, यहाँ तक काम हो, ठीक है। तो ओवरऑल जो है जितना ये आपके पास प्रोग्रेस होता जाता है प्रोजेक्ट का, तो वो अपडेटेड भी रहता है, सही है। अच्छा, इससे एडवांटेज क्या होता है, जब आपने एक बिल्ड बना लिया, सही है, एक पार्ट का, और कोई और टीम जो है वो दूसरे पार्ट के ऊपर वर्क कर रही है, तो फिर हम क्या करते हैं, इन बिल्ड्स को इंटीग्रेट करते हैं। तो इसका मतलब है इसके अंदर जो इंटीग्रेशन भी हो रही है, ठीक है। किस तरीके से इंटीग्रेशन हो रही है कि जो आपने पहला बिल्ड बनाया था वो वाला, कोई या किसी और टीम ने बनाया था वो वाला, और फिर आपका ये दूसरा वाला बिल्ड, तो इसके अंदर जो है वो आपके पास इंटीग्रेशन हो जाती है, और इस वजह से इसको हम कहते हैं स्मोक टेस्टेड डेली। यानी कि जहाँ तक भी हुआ काम, उसको जो है हम टेस्टेड करते हैं। तो अब इसमें क्योंकि बिल्ड बन गए आपके पास, अब देखें इसमें मैं ये आपको बता देता हूँ कि ये फॉर एग्जांपल कोई भी ले लेते हैं पिक्चर, ये बिल्ड बनाना, फिर ये बिल्ड बने फॉर एग्जांपल ये, तो अब इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, इसके अंदर दोनों अप्रोचेस यूज कर सकते हैं, बल्कि तीनों। टॉप डाउन इंटीग्रेशन, बॉटम अप इंटीग्रेशन, सैंडविच भी यूज कर सकते हैं। यानी ये बिल्ड को अभी हम इंटीग्रेट की बात कर रहे हैं, और बिल्ड को आप दूसरे लफ्जों में वर्जन कह सकते हैं। ये कभी आप ऑप्शन देखिएगा, कभी ऐसा भी होता है ना, अगर आपका रिमूव नहीं हो रहा होता, तो हम जो है उसके अंदर उसको रन कर रहे होते हैं, विजुअल स्टूडियो के अंदर नहीं हो रहा होता, तो हम ऑप्शन यूज करते हैं रीबिल्ड का, ठीक है। और ये बिल्ड के मेन्यू के अंदर होता है, तो वो रीबिल्डिंग कर देता है। और भी बहुत सारी टेस्टिंग है, फॉर एग्जांपल वैलिडेशन टेस्टिंग। अब ये वैलिडेशन हमने पहले भी अभी जिक्र करा था, ये एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस टेस्टिंग को कहते हैं, और ये हम मैच कर रहे होते हैं कि जो हम उसने शुरू में यूजर ने हमें रिक्वायरमेंट दी थी या बिजनेस ने हमें रिक्वायरमेंट दी थी, वो 100% जो है मैप हो रही है या नहीं हो रही। अगर मैप हो रही है और सब जो है सक्सेसफुली रन हो रहा है, विदाउट एरर रन हो रहा है,
तो इसको हम जो है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, और ये एक्सेप्टेंस टेस्टिंग कहलाता है। सही है। अच्छा, ये मैंने अभी आपको बताया सिस्टम इंटीग्रे सिस्टम टेस्टिंग। ये अभी मैंने आपको बताया था ओवरऑल सिस्टम की टेस्टिंग, जो अभी हमने वहाँ पे किया था। ये क्या होता है, इसके अंदर सारी क्वालिटी एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं। अभी भी मैंने जिक्र भी किया था, रिलायबिलिटी वगैरह, या परफॉर्मेंस, ठीक है, या आपके पास सिक्योरिटी, इस किस्म की चीजें आ जाती है। अल्फा और बीटा का मैं अब आपको अलग अलग बताऊंगा। सही है। अल्फा की टेस्टिंग क्या होती है, इसमें जो है वो हम किस चीज के ऊपर ध्यान दे रहे होते हैं, जो आपके पास बेसिकली कोड होते हैं। यानी ये अभी हमने रिलीज नहीं करा ये सॉफ्टवेयर हाउस में, इसलिए इसको अल्फा कह रहे हैं। और इसके अंदर बहुत ज्यादा जो है तवज्जो दी जाती है कोड के ऊपर, और ये कि ये जो है हमारे पास यूटिलाइजेशन विद इन सॉफ्टवेयर हाउस, इसके अंदर जितनी मैक्सिमम एरर रिमूव हो सके हो जाए। उसके बाद आपने जो वर्ड सुना है वो सुना है बीटा वर्जन का, या अक्सर बीटा वर्जन। तो जब हम बीटा टेस्टिंग वगैरह दे रहे होते हैं, तो बीटा टेस्टिंग के अंदर क्या होता है, बीटा टेस्टिंग के अंदर जो है हम एक वर्जन रिलीज कर देते हैं। सही। अब अल्फा में हमने जितनी टेस्टिंग की होती है, और हम बिल्कुल मतलब ये कि श्योर होते हैं कि कोई एरर नहीं है इसके अंदर, तो अब हम क्या करते हैं, इसको रिलीज करते हैं, तो ये कहलाती है बीटा। बीटा भी टेस्टिंग होती है, जो बीटा वर्जन होते हैं वो टेस्टिंग ही के लिए होते हैं। कैसे होते हैं टेस्टिंग के लिए, कि कस्टमर जो है वो आपके पास पूरा फीडबैक प्रोवाइड करता है उसका ना, कि ये जो है इसमें ये कोई प्रॉब्लम है, वो जो है सामने आने लगता है। तो फिर हम क्या करते हैं, उसके अपडेट्स जो है वो रिलीज कर देते हैं। अपडेट रिलीज करने से होता है, या तो बीटा वर्जन है, या तो आप परमानेंट वर्जन उसको कोई दे देंगे, या फिर ये कि बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3। तो एक्चुअली ये वाली जो टेस्टिंग है, ये कस्टमर के कमेंट्स के ऊपर या कस्टमर के यूजेस के ऊपर जो है वो की जा रही होती है। ठीक है। अच्छा, ये मैंने आपको बताया था, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि फेल हो गया, बहुत बहुत सारे रीजन है, फेल हो गया, आपका सर्वर जो है वो बैठ गया, या फिर आपका इंटरनेट कनेक्शन है उसके अंदर कोई इशू आ गया है, तो कितनी जल्दी रिकवर हो सकता है, इसको रिकवरी टेस्टिंग करते हैं। अच्छा, ये करते हैं, मतलब सॉफ्टवेयर हाउस वाले क्या करेंगे, या उसको सर्वर को फेल कर देंगे, या इंटरनेट से डिसकनेक्टिविटी कर देंगे। ये जो परफॉर्म की जाती है, और ये बाकायदा जो है ना, मतलब ये, इसको आप ये कह लें कि ड्रिल की जाती है, ये करके देखा जाता है कि ये रिकवरी कितनी देर में कर रहा है। और रिकवरी के लिए जाहिर बात है उन्होंने ऑप्शन रखे हुए होते हैं। ठीक है। तो रिकवरी जो है वो हो जाती है। अब आपको पता है, जैसे फॉर एग्जांपल गूगल वगैरह का सर्वर वगैरह, ये तो बैठने का चांस ही नहीं है इनका। अब अगर फॉर एग्जांपल हम फेसबुक पे जाएं, या व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं, एकदम से मैसेज आए कि हमारा सर्वर तो डाउन हो गया, जरा वेट कर लें, तो कितना बड़ा जो है उनका उनका तो पूरा बिजनेस ही जो है खत्म हो जाएगा। ऐसे फेसबुक का, ऐसे गूगल का, ऐसे जो और जितने भी मेन मेन सर्वर हैं, अमेजोन का सर्वर हो गया, तो ये क्या वो नहीं करेंगे। मतलब पहली बात तो ये कि ये हर तरीके से जो है वो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। प्रोटेक्शन किस लिहाज से, कि बैकअप के तौर के ऊपर प्रोटेक्शन देंगे, कि एक सर्वर डाउन हो गया तो दूसरा सर्वर होना चाहिए। दूसरा, आप गूगल के कितने सर्वर होंगे वो मतलब उसका अंदाजा नहीं है। इसी तरीके से फेसबुक ने कितने सर्वर रखे होंगे उसका आपको अंदाजा नहीं है। सही है। ये लोग, जाहिर बात है, ये हमें मिल तो नहीं सकता नेट पे डेटा के कितने सर्वर है, लेकिन ये ऐसे सॉफ्टवेयर हैं, या इनकी ऐसी साइड है, व्हाट्सएप की itself ऐसी साइड है जिसका अभी हम मैसेज करते हैं फौरन आ जाता है। तो आप अंदाजा करें कि कितने फास्ट इनके सर्वर होंगे और कितने ज्यादा होंगे। तो ये उस सूरत में होता है। अच्छा, रिकवरी टेस्टिंग हमारे लिए जरा सा मसला है। हम क्योंकि सॉफ्टवेयर हाउस वाले होते हैं, तो हमारा ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं होता कि उसके लेवल पे चले। तो हम ये करते हैं कि हमारे पास जो है ना वो चल रहा है, हमने किसी फर्म के लिए बनाया और वो डाउन हो गया, तो क्या ये आपके पास इतना आपने उसको करा हुआ है कि वो विद इन सेकेंड्स, विद इन मिनट्स जो है वो रिकवर हो जाए, क्योंकि ट्रांजेक्शन जो है वो मल्टीपल आ रही होती है। फॉर एग्जाम्पल सपोज करें हमारा जो नॉर्मल लोकल है सर्वर्स, एचबीएल वगैरह के, वो डाउन हो जाए, सही है, यूबीएल का डाउन हो जाए, तो फिर क्या होगा, फिर जितनी भी ट्रांजेक्शन हो रही है एटीएम वगैरह की, सबको रुकना पड़ेगा ना। अगर आप देखें, क्योंकि वो बैलेंस चेक करने के लिए जाएगा, तो वो कहेगा कि सर्विस डाउन है, और अक्सर ये मैसेज भी आ जाता है, हम लोग इमरजेंसी में होते हैं, पैसे निकलवा रहे होते हैं, तो ये यूबीएल एचबीएल पे तो चल जाता है, लेकिन ये फेसबुक वाले तो इस चीज़ का ख्याल करते हैं। तो ये चीज़ कहलाती है रिकवरी टेस्टिंग। हम उस लेवल पे नहीं करते, लेकिन हम इतना कर लेते हैं कि अगर आपने बड़ी फर्म के लिए बनाया, तो उनके 2 सर्वर रख दें, या 3 सर्वर रख दें, ताकि एक सर्वर पे आपका सिस्टम बैठ जाए, तो फौरन दूसरा सर्वर जो पैरेलल चल रहा हो, फौरन जो है लोड उसके ऊपर ट्रांसफर हो जाए। सही है। अच्छा, सिक्योरिटी टेस्टिंग के अंदर जो है वो हमारे पास ये आता है कि ये वेरीफाई ये करती है कि हमारा, हमें जो है प्रोटेक्शन मैकेनिज्म कितना बिल्ड है, सिस्टम के अंदर कितना ज़्यादा जो है वो बिल्ड है।
तो इसमें अगर आप देखेंगे तो ये किसकी नहीं होती, ये हैकर्स वगैरह की नहीं होती। मीन्स ये कि हम ऐसे सॉफ्टवेयर उसके ऊपर चला देते हैं साथ में अपने सर्वर्स के ऊपर, साथ में अपने जो सॉफ्टवेयर बना है उसके अंदर भी, कि कोई जो है वो आपके पास ये ना हो कि आपका हैक कर ले या उसका एडमिन का पासवर्ड हैक कर ले। तो उसकी भी सिक्योरिटी जो है वो आपको प्रोवाइड करनी होती है। तो हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं जब सॉफ्टवेयर बन जाता है और जो सिक्योरिटी वगैरह होती है तो हम किसी को मतलब खुद ही पासवर्ड उसका चेंज कर देते हैं या मेन पासवर्ड चेंज कर देते हैं। फिर उसको जो जो रिकवरी के प्रोसीजर बनाए हुए होते हैं, सही है, उसको जो है वो हम ड्रिल करते हैं, चेक करते हैं कि क्या ये हम रिकवर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। और अगर आप उसको सक्सेसफुली रिकवर कर लेते हैं तो फिर वो डॉक्यूमेंटेड भी होता है। उस डॉक्यूमेंट को आप ऑर्गेनाइजेशन को भी दे देते हैं कि अगर खुदा ना खास्ता कोई मसला हो तो फौरन रिकवरी हो सके। तो ये सिक्योरिटी टेस्टिंग होती है, सही। अच्छा, स्ट्रेस टेस्टिंग ये आपके पास एक्चुअली अगर आप देखें तो वो यही है कि जो रिसोर्सेज हार्डवेयर वगैरह है, सही है, उसकी फ्रिक्वेंसी, उसकी वॉल्यूम, बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स आ रहेंगे। ठीक है, फेसबुक वाले जैसे हो गए या आपके पास गूगल वाले हो गए, अभी हम गूगल सर्च इंजन पे जाएंगे तो कितनी क्यूरीज आ रही होती है। तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि गूगल ने ये कहा है कि सब्र करें, अभी मैं जो है वो स्ट्रेस है बहुत ज़्यादा। तो ये वाली बात तो हम अगेन ये चीज़ उस लेवल पे तो नहीं करते, लेकिन अपना सॉफ्टवेयर कोई भी बना रहे होते हैं, वेबसाइट वगैरह, हम उस पर लोड डाल के देखते हैं। ठीक है, हम उसके ऊपर लोड वगैरह डाल के देखते हैं और फिर ये चीज़ चेक कर रहे होते हैं कि वो कितना स्ट्रेस जो है वो ले सकेगा, सही है। मीन्स ये कि सर्वर जो आपने अगर 20 यूजर के लिए बनाया था तो उसके ऊपर आप क्या करेंगे, 100 यूजर एक साथ लॉग इन करवाने की कोशिश करेंगे। तो क्या ये स्ट्रेस बर्दाश्त कर पाएगा या नहीं, ठीक है। तो आपने जो है इस तरीके का इसके अंदर मैकेनिज्म रखा होता है कि ऑलरेडी उन्होंने तो 220 यूजर का कहा था, लेकिन आपने जो उसके अंदर रिसोर्सेज या उसका लॉजिक जो है वो इस हवाले से बनाया हुआ होता है कि ये चीज़ जो है वो कवर अप करती है, तो ये कहलाती है, सही है। अच्छा, ये जो परफॉर्मेंस होती है ये होती है कि आपके पास जब सॉफ्टवेयर में आपने इनपुट दिया हैगा तो वो आपके पास जो है कितनी देर के बाद जो आउटपुट आ रहा है। तो अगर आपके पास स्लो डाउन हो जाए, ये वही हो गई कि एल्गोरिथम की, जैसे फॉर एग्जांपल टाइम कम्प्लेक्सिटी जो है वो करते हैं। तो रन टाइम परफॉर्मेंस सॉफ्टवेयर की हम चेक कर रहे होते हैं, ठीक है, कि जब वो रन हो रहेगा तो उसकी जो इनपुट्स हैं और आउटपुट्स हैं, तो वो आउटपुट्स जो रिजल्ट हैं उसके अंदर वो क्या डिले तो नहीं कर रहा। ऐसा आएगा तो फिर अगेन जो है इट्स ये प्रॉब्लम। अच्छा, डिबगिंग प्रोसेस जो है वो एक्चुअली यही होता है कि आपके पास ओवरऑल जितनी भी आपने पास जो एरर्स अभी तक देखी, यूनिट टेस्टिंग की है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग की है, उसके बाद भी आप जो है उसको डिबगिंग प्रोसेस आप परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो उसमें जो है आपके पास जो प्रोसेस होता है वो यही होता है कि रिग्रेशन टेस्टिंग, जैसे मैंने आपको बताया कि मल्टीपल आप जो है इंटीग्रेट आपने जो जितने भी सिस्टम किए हुए हैं उसके अंदर अगर आप एक जगह चेंज कर रहे हैं तो उसकी वजह से क्या क्या इफेक्ट आ रहे हैं, ठीक है। अगर आपके पास डिबगिंग के दौरान जो है वो आप कोई आइडेंटिफाई मजीद केसेस होते हैं, ठीक है, तो फिर आप क्या करते हैं, कुछ न्यू टेस्ट केस डिजाइन करते हैं। मीन्स आपने टेस्टिंग परफॉर्म की थी, वो क्लाइंट के पास गई, वो रन होना शुरू हुई और रन होने के बाद पता चला कि उसके अंदर जो है अगेन आपके पास जो प्रॉब्लम आ रही है। तो इट्सल्फ जो डिबगिंग होती है वो होती यही है कि जो रिजल्ट होते हैं वो आपके पास बिल्कुल सही नहीं आ रहे होते। वैसे नॉर्मल टेस्ट रन होके देख चुके हैं आपने, इंटरफेस भी देख लिया, बाउंड्री भी देख ली है, उसकी बाउंड्री टेस्टिंग भी कर ली है, ठीक है, उसको इंटीग्रेशन टेस्टिंग भी कर ली है, फिर भी आपके कहीं ना कहीं जो है वो प्रॉब्लम जो है अभी बाकी है सिस्टम में। तो इसका मतलब ये है कि अब आपको जो है वो डिबग करना पड़ता है। अच्छा, नॉर्मल सिंटेक्स एरर निकालना आसान होता है, लेकिन लॉजिकल एरर जिसके अंदर रिजल्ट सही नहीं हो रहे होते हैं और पूरा एक ये प्रोसेस होता है, तो आपके पास जो है ना सारी चीजें अब एनालाइज की जा रही होती है कि क्या मुमकिन उसकी जो है काजेज है, रीजन है जिसकी वजह से जो है वो आउटपुट्स वगैरह रिजल्ट सही नहीं आ रहा, सही। तो उसके लिए आप पहले जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं जो जो भी कॉजेज होते हैं, ठीक है, सस्पेक्टेड जो कॉजेज होते हैं उसको आइडेंटिफाई करते हैं, नए केस जो वो डिजाइन करते हैं, अगर जो है दोबारा टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं, अभी हमने डिस्कस किया है रिग्रेशन टेस्टिंग, और उसके अंदर जो करेक्शन होती है वो परफॉर्म करते हैं। तो ये डिबगिंग प्रोसेस क्या है, ये डिबगिंग प्रोसेस जो है ये आफ्टर टेस्टिंग भी कुछ इस किस्म के एरर्स हैं जो कि बग्स हैं जो उसमें नहीं जा रहे हैं सिस्टम के अंदर,
तो इस प्रोसेस को कहते हैं डिबगिंग प्रोसेस, ठीक है। और इन द एंड वही होता है, जो ये वही वाली पिक्चर आ गई कि आप जो है वो रिजल्ट परफॉर्मेंस वगैरह को देख रहे होते हैं। तो ये टाइम रिक्वायर्ड टू डायग्नोसिस सिम्टम्स एंड डिटरमाइन द कॉजेस, ठीक है। टाइम रिक्वायर्ड टू करेक्ट द एरर्स एंड कंडीशन रेगुलेशन, कंडक्ट रेगुलेशन। देखें, इसमें दो ही बातें हुई हैं। एक बात तो ये कि इसके अंदर जो आपके पास रिजल्ट है, इसके अंदर जो लॉजिकल एरर्स हैं, इसमें जो बग्स हैं उसको डायग्नोस करना, ये बहुत ज्यादा इतना इजी नहीं होता है। एक रीजन, एक वेरिएबल, एक कैलकुलेशन, एक फार्मूला वो पूरे के पूरे रिजल्ट को जो है वो बदल के रख देता है। तो ये इसके अंदर, इसका ये मतलब है कि आपको हर वेरिएबल के अंदर क्या वैल्यू जा रही है, क्या नहीं जा रही है, इस प्रोसेस को जो है वो देखना होता है, सही है। और जो आपके पास सिम्टम्स आ रहे होते हैं, सिम्टम्स मतलब आउटपुट देख के फिर आप डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं कि उसका जो क्या कॉज आ सकता है। और इसके अंदर जो है डिबगिंग एफर्ट के अंदर कि आपने उसको ना सिर्फ करेक्शन भी करनी है, लेकिन रिग्रेशन टेस्ट भी करना है। मीन्स करेक्ट हो गई, अब देखें ये जो रिग्रेशन टेस्ट हमने देखा था वो यही था कि एक चीज हमने टेस्ट कर ली है, सही चल रही थी, हमने जो है वो कोई और एरर आया, उसको डायग्नोसिस करा, उसके सिम्टम्स और काजेस को फाइंड आउट करा, और उसके बाद फिर क्या हुआ, उसके बाद जो है वो हमने जब और सिस्टम चला के देखा तो उसमें कहीं और एरर आ गई। तो फिर आपको दोबारा जो है उसको करेक्ट करना है, और उसको आपने रिग्रेशन टेस्ट जो है वो कंडक्ट करना है। तो रिग्रेशन टेस्ट जैसे मैंने बोला, एक दफ़ा जो है वो आपके पास आ जाता है तो उसको दोबारा आप चेक करते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है कि सिम्टम्स एंड काज में भी जियोग्राफिकली सेपरेटेड। अब जियोग्राफिकली का क्या मतलब है, यहाँ पे डिफरेंट क्लासेस के अंदर हो सकता है, ठीक है। हो सकता है एक क्लास के अंदर कोई आपने जो है कोई एक वेरिएबल यूटिलाइज किया और उसका जो एरर है वो दूसरी क्लास के अंदर आ रहा हो, सही है। अच्छा, सिम्टम्स में डिसअपेयर व्हेन अनदर प्रॉब्लम प्रॉब्लम इज फिक्स। ये हो सकता है कि डायरेक्टली आपके पास उसका रीजन ना हो, ठीक है, और वो जो है वो डिसअपेयर हो जाए, लेकिन आपने पता चला आपने जो है वो एक और प्रॉब्लम एक क्लास के अंदर फिक्स की थी, लेकिन उससे तीन चार जो है वो आपके पास बग्स रिमूव हो गए। तो ये होता है कभी कभी। इसकी एग्जांपल ये है कि अगर आप एक सेमीकोलन जो है वो वहां से हटा दें, एरर्स की अभी फिलहाल मैं एग्जांपल दे देता हूँ। ये सेमीकोलन जो वो एक जगह से हटा दें तो आपको पता है वो कितने बहुत सारे एरर्स दे रहा होता है, मतलब 20 25, और एक सिर्फ हम सेमीकोलन लगाते हैं तो वो पूरे का पूरा प्रोग्राम सही हो जाता है। सही है, तो ये तो सिंटेक्स एरर की एग्जांपल है, लेकिन ऐसी जो है वो हमारे पास लॉजिकल एरर में होता है, सही। ठीक, काज में भी ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ नॉन एरर्स। नॉन एरर्स का क्या मतलब है, वो नॉन एरर्स आपके ऑटोमेटिकली लॉजिकल एरर है, ठीक है। मल्टीपल लॉजिकल एरर है, उसको जब आप रिमूव कर रहेंगे तो वो इसके सिम्टम्स और काजेज रिमूव कर रहा है या डिबगिंग प्रोसेस को करेक्ट कर रहा है, करेक्शन के अंदर जा रहा है, ठीक है। तो ये देखें, इसके अंदर फिगर के अंदर भी बताया गया है कि सिम्टम्स नजर आया, लेकिन काज जो था वो किसी और मॉड्यूल की वजह से आ रहा था, क्योंकि ये सब आपस में जो इंटर रिलेटेड होते हैं, ठीक है। काज में भी ड्यू टू अ सिस्टम और कंपाइलर एरर। कंपाइलर एरर जो है वो पास कर कभी कभी जनरेट कर सकता है। इसकी एग्जांपल अभी जैसे मैंने दी गई, ये सेमीकोलन का आप देखेंगे कि एक सेमीकोलन जब हम इसको यूटिलाइज करते हैं या गलती से लगाना भूल जाते हैं तो उसका हो जाता है। आप सेमीकोलन को छोड़ें, आप कर्ली ब्रैकेट को देखें, अगर आप एक कर्ली ब्रैकेट आप कम कर दें तो पता नहीं वो क्या क्या समझ रहा होता है, क्या क्या एरर्स दे रहा होता है, सही है। अच्छा, काज में भी ड्यू टू एजम्पशन डेट एवरीवन बिलीव्स। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो मतलब जो वेरिएबल्स हैं, जो उसका यूटिलाइजेशन है, जो उसका फार्मूला है, सही है, तो वो बज़ाहिर तो सही नजर आ रहा होता है, लेकिन उसके बैकग्राउंड के अंदर कोई ना कोई इस किस्म की एरर होती है कि जब तक हम उसको रन करके नहीं देखते तो वो चीज़ें जो है वो सामने नहीं आती। जैसे आपके पास काइनेटिक एनर्जी के अंदर हाफ एम वी स्क्वायर है, सही है। तो हाफ के अंदर आप अगर उसको इंटीजर के तौर पे लेते हैं, जैसे 1/2 इस तरीके से लेते हैं, तो उसका रिजल्ट डिफरेंट होता है, और उसको अगर हम जो फ्लोट के फॉर्मेट में लेते हैं तो उसका जो है डिफरेंस होता है, ठीक है। सिम्टम्स में भी इंटरमीडिएट, सही है। सिम्टम्स का जो है वो रीजन आपके पास इंटरमीडिएट, कोई भी लेवल का कोड हो सकता है, कोई भी लेवल की क्लास हो सकती है। तो ये सिम्टम और कॉजेस का जो है इफेक्ट्स होता है। ये हाँ स्लाइड हमें ये बता रही है कि हमारे पास जो है वो इसके अंदर माइल्ड से लेके, यानी जब आपका स्टार्टिंग होगी
और आपके पास बग्स रहेंगे और आप उसको रिमूव नहीं करेंगे, फिर इस लेवल के ऊपर पहुंचेंगे। सही है। एनोइंग लेवल पे पहुंचते हैं, फिर आपके पास जो है वो डिस्टर्ब करने लगता है। मीन्स ये कि आप करना चाह रहे होते हैं लेकिन वो इस लेवल के ऊपर जो है वो, यानी यही है कि सॉफ्टवेयर बनता चला जा रहा है लेकिन आप जो उसको कोई रेसिपी नहीं कर रहे, उसको रिमूव करने के लिए कोई रेसिपी नहीं कर रहे। फिर एक्सट्रीम लेवल के ऊपर करते हैं। सही। फिर जो है कास्ट्रोफिक लेवल के ऊपर करते हैं। अच्छा, आप ये देखेंगे इसके साथ जो डैमेज बढ़ता चला जा रहा है। सही। तो जो हमने देखा है किस टाइप के बग्स हो सकते हैं, फंक्शन रिलेटेड बग्स, किसी फंक्शन में कोई बग है, सिस्टम रिलेटेड बग्स, सिस्टम के अंदर हमने देखा था जो आपके पास ये रिलायबिलिटी और इशू है। डेटा बग्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स आप अगर आप जो है वो सही यूज नहीं कर रहे उसकी वजह से, जैसे अभी मैंने बताया कि कहीं पे इंटीजर की जरूरत थी, वहां पे आपने फ्लोट कर लिया। सही है। कोडिंग बग्स ये तो नॉर्मली निकल आते हैं जिसको हम सिंटेक्स एरर वगैरह कहते हैं। डिजाइनिंग बग्स ये इसके अंदर ये है कि आपने जो डेटाबेस डिजाइन है, ये क्लासेस हैं वो आपने सही डिजाइन नहीं की, यानी उसका रिलेशन जो है वो सही नहीं डिफाइन कर रहा। डॉक्यूमेंटेशन बग्स, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड वायलेशन, ये डिफरेंट टाइप्स के आपके पास बग्स हैं। डॉक्यूमेंटेशन बग्स ये कि आप जो है सही तरीके से उसको जो है आपने वो नोट नहीं किया हो। अच्छा, ये दो स्लाइड्स रह गई हैं। ठीक है, इसको फिर हम ऐसा करेंगे कि लेस देन 1 मिनट रह गया। आप ऐसा करें, आए 5-10 मिनट के नहीं आए दोबारा, मैं वो इन्हीं लोगों का इशू आता है। अभी तो नमाज में टाइम है, आप लोग आए तो मैं जो हूँ वो इसको 2 स्लाइड उसको कंप्लीट करके, ताकि ये है कि हमारे पास 704 और 501 इसके अंदर जो ये कवरेज हो जाए। अब बात ये है कि एक टॉपिक हमारे पास फिर भी रहेगा, लेकिन उसके लिए जो है फिर वो हम, बल्कि ये आज यहीं तक रहने दें। अब ये लेस देन 1 मिनट रह गया।